अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बहुत अहम सवाल के बारे में, और वो ये है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारे जिस्म में कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, कि जब भी किसी के ऊपर कोरोना वायरस का अटैक होता है तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे जिस्म में रहती कितना अरसा तक हैं, और क्या जो री इन्फेक्शन के केसेस होते हैं उनका क्या डायरेक्ट ताल्लुक है इन एंटीबॉडीज़ से जो हमारे जिस्म में बनती हैं। तो दोस्तों, सबसे जो अहम बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, एक होती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, यानी ये वो एंटीबॉडीज हैं जो हमारा जिस्म जो वायरस की स्पाइक प्रोटीन है उसके खिलाफ बनाता है, और बुनियादी तौर पे ये एंटीबॉडीज प्रिवेंट करती हैं उस इन्फेक्शन को जिसका हम पिछले तकरीबन 10 महीने से जिक्र कर रहे हैं, यानी कोरोना इन्फेक्शन। दूसरी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बनती हैं न्यूक्लियोकैप्सिड के खिलाफ। न्यूक्लियोकैप्सिड वो प्रोटीन है जो रैप करती है या लिपटी हुई होती है जो वायरस का आरएनए होता है उसके इर्द गिर्द। तो बदकिस्मती से जो दुनिया भर की लेबोरेटरीज की तरह पाकिस्तान में भी जो लेबोरेटरीज हैं वो तकरीबन 75 to 80% जो एंटीबॉडी का टेस्ट करती हैं वो न्यूक्लियोकैप्सिड की जो एंटीबॉडीज हैं उनको डिटेक्ट करती हैं। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये बताती हैं कि पास्ट में किसी को इन्फेक्शन हुई है या नहीं, लेकिन जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं वो बताती हैं कि क्या ये एंटीबॉडीज इन्फेक्शन को प्रिवेंट यानी बचाव करेंगी या नहीं। तो वो क्यों करती हैं लेबोरेटरीज? क्योंकि वो इजी होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो जो ऐसे है बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड जो एंटीजन है उसके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज। तो एक तो ये इंतहाई अहम पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। दूसरा एक और पॉइंट बताता हूं और फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो ये बताएगी कि एंटीबॉडीज कितनी इफेक्टिव हैं। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि जब किसी को इन्फेक्शन होती है या कोरोना वायरस का अटैक होता है तो दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें हल्की इन्फेक्शन होती है, या तो उनका वायरस का लोड अक्सर में कम पड़ा होता है, इसलिए उनका जो एंटीबॉडीज का लेवल होता है वो तादाद में, जिसे टाइटर कहते हैं, वो कम होता है। तो जब वो कम एंटीबॉडीज बनती हैं तो दो चीजें जरूर होती हैं कि एक तो वो कम दिन रहती हैं, यानी वो मरीज में इन्फेक्शन जाने के कुछ दिन के बाद फिर खत्म होने के चांसेस होते हैं उन एंटीबॉडीज का, और इन ही मरीजों में ज्यादा चांसेस होते हैं कि दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन वो माइल्ड या हल्की इन्फेक्शन होगी। क्योंकि ये जो कैटेगरी होती है मरीजों की जो कि एंटीबॉडीज की तादाद को कम बनाता है, इनमें से 10% वो हैं कि उनमें एंटीबॉडीज इतनी कम बनती हैं कि दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस हर सूरत मौजूद रहते हैं। आमतौर पे जब वायरस का लोड हमारे जिस्म में ज्यादा होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ज्यादा बनाता है। जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी वो उतना ही ज्यादा वो हमारे जिस्म में स्टे करेंगी, और जितना ज्यादा स्टे करेंगी तो हमारे जिस्म में री इन्फेक्शन उतनी ही कम होगी, और उतने चांसेस हैं कि बहुत अरसे के बाद हम एक ऐसी पोजीशन में होंगे कि हमें री इन्फेक्शन हो। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अक्सर लोगों की जो एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है, अगरचे वो नॉन न्यूट्रलाइजिंग ही होता है, लेकिन 2 है, 5 है या 7 है। लेकिन कल ही मुझे जो एक दोस्त है उन्होंने मैसेज किया था, यूट्यूब के ही जो मैसेजेस होते हैं, तो उनका जो लेवल था वो 76 था। इसका मतलब है कि उनकी एंटीबॉडीज का लेवल इतना है कि वो ज्यादा अरसे तक उनको महफूज रखेगा। अब वो लोग जिनमें एंटीबॉडीज कम बनती हैं तो चांसेस यही हैं कि वो 4 से 6 महीने तक उनको ये चीज दोबारा इन्फेक्शन से बचाएगी, और ये कंफर्म है कि वो उनको बचाती है। लेकिन वो लोग जिनमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया वो होता है एंटीबॉडीज का, तो उनमें तकरीबन 1 साल तक की प्रोटेक्शन मिलती है, जो अभी तक ये सब कुछ देखा गया है। एक अमेरिका की रियासत है वॉशिंगटन स्टेट, जो कि कनाडा के बॉर्डर के पास है, तो जिसका कैपिटल सिटी सियाटल है। वहां पे जो यूनिवर्सिटी है वॉशिंगटन मेडिकल यूनिवर्सिटी,
तो उन्होंने कुछ कैंपेन चलाई थी, उनका जो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने तकरीबन 6 लाख से 6.5 लाख तक पीसीआर टेस्ट किए और 50,000 सीरोलॉजी के यानी एंटीबॉडी टेस्ट किए। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया कि वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। तो वहां पे मई में उन्होंने जब कैंपेन चलाई तो उनको पता चला कि ये जो यहाँ पे फिशिंग बोट्स हैं और वो बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, तो उनमें क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं तो कुछ सुना गया कि वहां पे कुछ लोगों को कोविड हो रहा है कुछ मुख्तलिफ बोट्स में। तो उन्होंने जो एक बोट है जब वो फिशिंग के लिए गई तो उसके जो 120 के करीब लोग थे उन सब का एंटीबॉडी टेस्ट किया, न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी का। अब उन्होंने देखा कि उनमें से 3 जो लोग थे उसमें जो एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब था कि रिसेंटली इनको इन्फेक्शन हुई लेकिन ये प्रिवेंट हो गए क्योंकि उनमें अलामात नहीं आई थी। अब ये 122 के करीब लोग थे। ये फिशिंग ट्रॉलर या फिशिंग जो बोट थी ये चली गई समुंदर में। वहां पे फिर इन तमाम लोगों में किसी भी वजह से जाहिर है कोई कैरियर हो सकता है, तो इन्फेक्शन का फैलाव शुरू हुआ। जब ये लोग वापस आए हैं अपने इस ट्रिप से या अपने इस राउंड से तो 85% लोगों को इन्फेक्शन हुई थी। तो जब ये वापस पहुंचे हैं तो 1 महीने तक ये जो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का उसने इनको फॉलो किया और इन सब की एंटीबॉडीज और पीसीआर किए। तो उनको पता चला कि वो 3 लोग जिनमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनी हुई थी वो तीनों बिल्कुल महफूज रहे और उनको इन्फेक्शन नहीं हुई। जाहिर है कुछ और लोग भी थे जो कम तादाद में जिनको वायरस नहीं हुआ होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग थे उस बोर्ड पे उनको ये वायरस हुआ। तो उन्होंने इस चीज का नतीजा निकाला कि जिस भी शख्स में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं कि री इन्फेक्शन से। हालांकि जो ये 3 लोग थे इन लोगों में इन्होंने देखा था कि जो एक बहुत ज्यादा टाइटर नहीं था बल्कि दरमियाना या उससे भी कम तादाद थी एंटीबॉडीज की, लेकिन इसके बावजूद उन एंटीबॉडीज ने इनको री इन्फेक्शन से बचाया। हालांकि ये उन्हीं लोगों के साथ थे, उन्हीं के साथ बैठ के खाते थे, उनके साथ ही इनका उठना बैठना था। तो ये जो री इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडी का रोल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो 4 केसेस हुए हैं री इन्फेक्शन के, उनमें से अगर आप नोट करें तो जो 3 केसेस हैं वो ऐसे केसेस थे कि जिनमें अलामात बिल्कुल हल्की आई, क्योंकि इससे पहले जब वो फर्स्ट टाइम बीमार हुए थे तो उनमें अलामात ज्यादा थी, उनमें एंटीबॉडीज जो हैं उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था। लेकिन जब 4th केस जो है उसमें सेकंड टाइम जब किसी हद तक अलामात ज्यादा आई तो इसकी वजह ये थी कि फर्स्ट टाइम जो वो बीमार हुए थे वो बहुत हल्के बीमार हुए थे। इसीलिए आप में से या आपके दोस्तों में से वो तमाम लोग अगर जिनको कोविड हुआ है लेकिन उनकी एंटीबॉडीज कम बनी हो या उनको बहुत हल्की बीमारी रही हो तो उनको इस चीज का ज्यादा एहतियात करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा लोगों में ना घुले मिले, खास तौर पे जहां पे कोई बीमार लोग हों या बहुत ही ज्यादा गैदरिंग हो। अब इसके अंदर वैक्सीन का जो रोल होगा, क्योंकि वैक्सीन जो हैं वो स्पाइक प्रोटीन के उस हिस्से को टारगेट करती हैं जो ये मुख्तलिफ स्ट्रेन्स में एक जैसा है, तो इसलिए इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये मुख्तलिफ जो स्ट्रेन्स हैं, ये जो वैक्सीन हैं ये उनके खिलाफ काम करेंगी। और दूसरा, जब एक के बाद दूसरी डोज लगती है तो एंटीबॉडी का जो टाइटर है वो बढ़ता है। ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के टाइटर को बढ़ाती हैं तो सेकेंड या थर्ड डोज के बाद जिस्म में इतनी इम्यूनिटी होती है जो माइल्ड इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि वैक्सीन, क्योंकि हर सूरत चांसेस यही हैं कि अब वैक्सीन के बगैर दुनिया पैंडेमिक से नहीं निकल सकती, लेकिन क्योंकि लकीली दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे इस वक्त 20, 30 या 40,000 केसेस पर डे हो रहे हैं, और तो वो बेस्ट जगह हैं जहां पे वैक्सीन के ट्रायल्स किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। तो क्योंकि अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अमेरिका में भी हुई है कि उन्होंने कहा है कि वो हर सूरत नवंबर में लोगों को ये वैक्सीन आम लोगों को के इस्तेमाल के लिए दे देंगे। तो ये जो वैक्सीन हैं ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं माइल्ड इन्फेक्शन से, और इसका मतलब है कि ये जो वैक्सीन होंगी कम से कम साल से 2 साल की इजी प्रोटेक्शन देंगी, और अगर वायरस नहीं भी जाता है तो ये आम कॉमन फ्लू की तरह हो जाएगा, जिससे कम से कम लोगों को नुकसान हुआ करेगा। मुझे उम्मीद है री इन्फेक्शन या एंटीबॉडीज को लेकर आपको किसी हद तक ये आइडिया हुआ होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।